नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम योग और जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, अगर आप एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और एक हेल्दी सोल का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहा यह भी जाता है कि करेंगे योग तभी तो रहेंगे निरोग। दर्शकों, सर्दियाँ आने वाली हैं। जी हाँ, शरद ऋतु में किस प्रकार से हमें योग अभ्यास करना चाहिए और शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों से में किस प्रकार योगाभ्यास लाभान्वित हम हो सकते हैं, इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विशंबर सिंह रंजन जी, जो कि डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम योग और जीवन में हम सिर्फ योग के बारे में आपको बताते ही नहीं, हम आपको योग करना भी सिखाते हैं। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए हमारी इन हाउस योग इंस्ट्रक्टर निशा देवी जी का भी, जो हमें योग करके दिखाने वाली हैं। निशा जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, निशा जी से तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से योग किया जाता है, पर सर सबसे पहले शरद ऋतु आ चुकी है, सर्दियाँ आने वाली हैं बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंज भी हो रहा है। मानसून के सीज़न में हम ये देख रहे थे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेट से जुड़ी बीमारियाँ हो जाती थी, और योग करने से काफ़ी हद तक उसमें भी हमें लाभ होता था। पर जब अब शरद ऋतु आ चुकी है, विंटर्स आ रहे हैं और आगे लगभग तकरीबन 4-5 महीने अब आगे बर्फ़ भी पड़ेगी, तो विंटर्स में, शरद ऋतु में कौन कौन सी ऐसी जो बीमारियां हैं जो थोड़ी सी उग्र हो जाती हैं, या कौन कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं इंसान के शरीर में? जी नमस्कार जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। योग जैसा कि भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन किस तरह से जिया जाए तो सभी मौसम में क्या क्या किया जाए, तो ये हमारा योग के अंतर्गत बताया जाता है जी। कि विशेषकर जो शरद ऋतु की जब जैसे आपने बात की, आजकल जो ये चेंज होने वाला जो मौसम है, ये बरसात चली गई है और अब सर्दियाँ आने वाली है, तो शरीर में जो कफ और जो पित्त वो प्रकोपित हो जाता है, तो उसका प्रकोप होता है। तो वो बॉडी का जो स्वभाव है, जो नेचुरल स्वभाव ये होता है कि वो उसको बॉडी उसको बाहर निकालती है जी। तो बाहर निकालने में कफ संबंधी जो प्रॉब्लम है आजकल होती है, सर्दी खांसी जुकाम सभी व्यक्ति को होता है, और साथ ही साथ जॉइंट संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है, नी प्रॉब्लम है, एंकल प्रॉब्लम है ना, बॉडी एक है। तो उस स्थिति में तो योग अभ्यास में कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिनको करने से विशेषकर कफ और संबंधी जो प्रॉब्लम है उनको हमको दूर करने के लिए कुछ पानी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। खासकर जो नेति क्रिया है, जो नाक में जो कफ जो बनता है जी, गले में बनता है, तो उसके द्वारा उसको बाहर निकालती है बॉडी। तो हमने उसको हेल्प करना है, उस पानी के द्वारा उसको बाहर निकालना। जी सर, आपने जिक्र किया कि सर्दियों की जब हम बात करते हैं, विंटर्स की बात करते हैं, कफ एंड कोल्ड की लोगों को काफ़ी बीमारी हो जाती है, और हम देखते हैं कि आजकल अभी पतझड़ जैसे चल रही है, बहुत सारा पोलन भी गिर रहा है जिसको हम पीला भी कहते हैं, उस वजह से भी लोगों को गले में भी इरिटेशन हो रही है और लोगों को नाक में भी प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों को सर हम ये भी देखते हैं कि जैसी सर्दियाँ आती है, जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें एस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी उनकी थोड़ी सी चेंजेस आने लग जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है। या ब्लड प्रेशर की हम बात करें, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं तो उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो जाता है, या कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ हो जाता है ठंड की वजह से। सर, क्योंकि कार्यक्रम योग और जीवन है और हम इसमें योगासन करके बताते हैं, तो सर सबसे पहला कौन सा योगासन है, खासकर जो शरद ऋतु में जिन बीमारियों के बारे में आपने जिक्र भी किया, पहला कौन सा ऐसा योगासन है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं सबसे पहले जो है जलनीति क्रिया जो है कैसे की जाती है, पानी के द्वारा। इसमें ल्यूकवार्म वाटर पानी लेना है, उसमें हल्का सा थोड़ा नमक डालना है ताकि पानी जो है वो हार्डनेस जो उसकी वो कम हो जाए। और लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो किसी विशेष इंस्ट्रक्टर के देखरेख में इसका अभ्यास करें जी। तो इसके लिए आपको ये पानी तैयार किया है जी, और हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं स्टूडियो, हमारे स्टूडियो में जिस प्रकार से निशा जी करके बता रही हैं कि वो पानी में सर जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा इतना होना चाहिए कि कोसा पानी होना चाहिए उसमें, क्योंकि हार्ड होता है पानी, उसमें हल्का सा नमक डालेंगे तो कहा गया कि आंसू के समान जो नमकीन हो जाना चाहिए। तो क्योंकि आज सर्दी में थोड़ा सा हल्का से ज़्यादा गर्म रखें ताकि वो कफ जो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसमें क्या है कि एक नेती वाला पॉट है जिसमें नोज़ल लगी होती है, तो उसमें उसको पानी को लेना है जी। और उस नोज़ल को पहले नॉस्ट्रिल चेक करनी है कि कौन सी नॉस्ट्रिल से हमारी जो श्वास प्रश्वास की क्रिया आसानी से हो रही है जी। जैसे उस नॉस्ट्रिल से हम चेक करेंगे, या राइट से अगर होगी तो राइट से करेंगे पहले, अगर लेफ़्ट चल रही है तो लेफ़्ट से करेंगे पहले जी। तो इस तरह से चेक करने के बाद फिर हम कागासन में बैठेंगे या पंजों के ऊपर बैठेंगे, और घुटने शरीर के
जैसे भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप अपने आप को बना के सर, रखिए। जल नीति आपने जिक्र किया कि इसको जल नीति कहा जाता है, तो जैसा कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि पानी को हमें एक अगर हम कहें कि एक पॉट में लेना है, तो सर वो कोई स्पेशल वो होना चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि गांव की अगर हम बात करें तो तांबे या कांसे के बर्तन होते हैं, तो क्या उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक विशेष नोज़ल वाला पॉट है, जैसे आपको करके दिखा रहे हैं इस तरह का पॉट होगा, उसमें नोज़ल लगी होगी। ये तांबे का भी हो सकता है, ये पीतल का भी हो सकता है, या आजकल प्लास्टिक का भी मिलता है। लेकिन प्लास्टिक का जो गर्म पानी उसमें अगर रखते हैं तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, तो विशेषकर हम ये यूज़ करते हैं जी। और हम देख भी रहे हैं सर कि किस प्रकार से एक नाक से आप पानी को डालेंगे और दूसरी नाक से आप उसको आसानी से अपने आप ही वो निकल रहा है। लेकिन जैसे ही ऊपर अंदर से होल जो का खोला है होता है, तो जिस नोस्ट्रिल हल्का सा सिर्फ नोजल लगाने के बाद टिल्ट करना है फेस सिर को दूसरी तरफ से, तो पानी अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है। तो सर ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं, मतलब देखने में तो बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सर्दियों की हम बात करते हैं तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो नाक या गले से स्टार्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं नाक को भी ये क्लीन कर देगा, तो कितना मुश्किल होता है और क्या सावधानी बरतनी है इसको करते हुए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो लेकिन इसमें सावधानी सिर्फ इतने ध्यान में रखना है कि एक तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नमक इसमें ज़्यादा ना होना चाहिए, और इसके बाद पानी नाक में ना रहे। तो उसके लिए जो कुछ कपालभाति की 2-3 क्रियाएं हैं वो भी अब ये करके बता रही हैं। इसमें सबसे पहले पानी मुंह से पिया, नाक से बाहर निकाला। तो इसके लिए किसी लोटे की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी के पास लोटा नहीं है, जैसे आपने कहा गांव में लोगों के पास नहीं होता, तो इसका अभ्यास सीखेंगे तो गिलास से भी इसको कर सकते हैं। पानी मुंह से पिया और नाक से निकाल दिया। तो वैसे ही इस तरह के नाक से पिएंगे और मुंह से निकालेंगे। अब नाक से पी के दिखाइए जी। तो इससे क्या है कि पूरा नॉस्ट्रिल्स और गला, ENT संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी ये दूर हो जाती है। आजकल के समय जैसा आपने कहा कि पॉलन के कारण जो है एलर्जी हो जाती है कईयों को, वो एलर्जी भी इसमें नहीं होगी। तो साथ साथ कफ और सर पहली बारी में क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं अपनी बात करूं कि तो पहली बार नहीं होता, तभी मैंने कहा कि किसी विशेषज्ञ के साथ जब देख रेख में आप करेंगे तो 5-7 दिन में आसानी से इसको सीखा जा सकता है। और करना कब है सर जल नीति को? हमें करना कब है? इसको सुबह ही करना है और खाली पेट करना है। सभी क्रियाएं योग की जितनी भी है खाली पेट ही सबसे अच्छी होती है। शाम को अगर जो सीख गए हैं वो शाम को खाना खाने के 3 घंटे के बाद इनका अभ्यास करना है, लेकिन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना शाम को। लेकिन जो दूसरा आसनों का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, वो शाम को भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है कपालभाति जो इन्होंने करके दिखाई। अबे व्युत्क्रम और शीतक्रम थी वो, अबे वात कर्म कपालभाति। अबे जितना भी नॉस्ट्रिल में पानी रहता है वो इस तरह से वो बाहर निकल जाता है जी। तो पानी में नहीं रहता है, नॉस्ट्रिल में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो जुकाम होने की शिकायत हो सकती है। हो सकता है किसी को 1-2 दिन में करने के बाद जुकाम की शिकायत हो, तो उसे घबराइए नहीं। तो लगातार मतलब सर अगर आपके नाक में या मुंह में पानी है तो कहीं ना कहीं आप उसको फोर्सफुली ऐसे एक्सपेल भी कर दें। एक्सपेल करेंगे, अंदर उसको नहीं रहने देंगे, अंदर नहीं रहने देंगे। तो इसके बाद आप बैठ जाइए, बैठ के कपालभाति बैठ के करेंगे, जैसे बैठ के जो की जाती है उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है कि एब्डोमेन मसल्स को और हल्के से अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है और चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है और सांस से नाक से फोर्सफुली बाहर निकालने का प्रयास करना है जी। इस प्रकार से जैसे करके दिखा रहे हैं। तो दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में कर दीजिए, ऊपर की तरफ रखते हैं जी, और आंखें बंद करके रखें। बस इस तरह से 10-20 बार जितना भी शरीर व्यक्ति की अपनी क्षमता है उसके बाद लगातार करते रहिए। और जैसे ही थक जाएं तो पूरा श्वास को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद कुछ सेकंड बाहर ही रोकिए। अब इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। सर आपने जिक्र किया अभी इस योगासन के बारे में, आपने जल नीति के बारे में बताया, साथ में आपने बोला कि कपाल भाती भी करनी है। तो जल नीति करने के बाद ही आप कपाल भाती करें, और जल नीति करने के बाद फोर्सफुली जो भी आपके नाक में या आपके गले में थोड़ा भी पानी है उसको आप इस प्रकार से बाहर निकालें ताकि आपको वो कोई दिक्कत ना करे, नॉस्ट्रिल बिल्कुल साफ हो जाए जी। सर जल नीति का क्या फायदा है और कपाल भाती जो भी हम देख भी रहे हैं इसका क्या कोरिलेशन है एक दूसरे के साथ? देखिए जल नीति से देखिए जितना हमारे नॉस्ट्रिल में या गले में कफ जमा होता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि लंबे समय तक जब पानी चलता है तो उस कुछ जमा होता है उसको निकालने में समय लगेगा। तो जल नीति से
वो धीरे धीरे अपने आप से निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद कपालभाति से हमारे जो नॉस्ट्रिल के जो मसल्स हैं उनको टोन अप करने के लिए जी। और सर हम देखते हैं कि कपालभाति के साथ लोग अनुलोम विलोम भी करते हैं। हाँ। तो अनुलोम विलोम किस प्रकार से किया जाए? हाँ जी, अब इसको जैसे ये कर रहे हैं, एक हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं जी। दोनों हाथों की अंगुलियों को इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर अंगूठे के साथ नीचे रखिए। रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे पहले श्वास को अंदर भरेंगे जी। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकालें और फिर राइट से ही नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे अंदर भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इस तरह से 15-20 बार इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे। तो इससे क्या है कि एक तो जो व्यक्ति का रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी जो प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है जी। और लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। जिनको वीपी हाई रहता है वो भी नॉर्मल हो जाता है इस अभ्यास से। सिर्फ इसमें रोकना नहीं होता, जिनको वीपी हाई है उनको रोकना नहीं होता। क्योंकि प्राणायाम में यह है कि श्वास को लेना, रोकना और बाहर निकालना। तो जो बिगिनर है उनको रोकना नहीं है, चाहे कोई भी अभ्यास कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नाड़ी अनुलोम विलोम, इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन भी इसको कहा जाता है। इसके साथ दूसरा प्राणायाम है, क्योंकि अब हमारे सर्दियां आने वाली है तो जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए जी। तो अब सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य नाड़ी हमारी राइट नॉस्ट्रिल से हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो सूर्य स्वर उसको कहा जाता है, क्योंकि गर्म उससे श्वास जब लेते हैं तो हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे, कुछ सेकंड रोक लेंगे और उसके बाद चेहरा सीधा कर दीजिए और फेस को सीधा होने के बाद धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे जी। तो यही अभ्यास बार बार करते रहेंगे, कम से कम 10-15 बार, जितनी भी आपकी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार इसमें ध्यान रखा जाता है कि जितनी भी व्यक्ति की क्षमता है, चाहे 2 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 10 बार है या 20-21 बार है, तो उतनी देर आप भी करेंगे। उसके बाद कुछ देर आराम करिए, विश्राम इससे क्या क्या फायदे हैं अगर आप थोड़ा हमें तो इससे क्या है कि बॉडी के, जैसे मैंने कहा कि जिससे कफ और पित्त संबंधी जो दोष है वो इससे ठीक होता है और धीरे धीरे जो कफ है जितना बड़ा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा और जो प्राण की नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है तो वो भी इस प्राणायाम के अभ्यास से वो दूर होता है। अब हम धीरे से जब श्वास भरते हैं तो हमारी जितने लंग्स की कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी इसमें स्ट्रॉन्ग बनता है, व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है और बॉडी जो स्थूलता है, लेजीनेस है, वो बड़े अपने व्यक्ति लाइट फील करता है, हैवीनेस है वो नहीं रहती जी। पर डॉक्टर साहब कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को काफ़ी एलिमेंट्स होती हैं, कई लोग इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ पाते। तो क्या जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं स्टूडियो में सोफे पे, तो जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकते या ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ सकते, तो क्या वो किसी बेंच पे या किसी सोफे पे या कुर्सी पे बैठ के भी प्राणायाम की जब हम बात करते हैं तो कर सकते हैं? लेकिन ये कि कुर्सी पे भी आप बैठे, कुर्सी जो है वो सॉफ्ट, जैसे सोफ़ा सॉफ्ट होता है वैसा ना हो, थोड़ा सा ऐसा उसके हार्ड हो नीचे से, ताकि बॉडी का जो प्रेशर है वो रिवर्स प्रेशर भी बॉडी लगना चाहिए, ताकि जो प्राणायाम इस बैठने का इसलिए कहा जाता है, हमारे नीचे से जब टांगे क्लोज हो जाती है तो प्राण की जो क्रिया है वो नीचे की तरफ नहीं होती है, वो नेवल एरिया में ही कंट्रोल होती है जी। तो इसलिए बैठने को कहा जाता है। अगर मान लीजिए नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाइए, मगर टांगों को थोड़ा उसको हार्ड होना ज़रूरी है जी। तो उसके बाद यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा वॉक कर ले, थोड़ा वॉकिंग ज़रूरी है। वॉक करने के बाद बॉडी जॉइंट की जो मूवमेंट है वो अच्छी होती है। सुबह शाम, खास आजकल का जो मौसम है, सुबह शाम का जो शहर सर वॉक करने का भी कोई तरीका रहता है? क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, और हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, कुछ लोग स्प्रिंट करते हैं, कुछ लोग आराम से चलते हैं, तो वॉक करने का भी और कोई सही टाइमिंग भी होता है? कुछ लोग शाम को वॉक करने जाते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। सबसे उत्तम समय है कि सुबह के समय, सुबह सूर्योदय से पहले, और उसमें आप जार जाए जितनी आपकी बॉडी की क्षमताओं के अनुसार अपने होकर ब्रिस्ट वॉक करने की कोशिश करें। अपने पूरा जो हमारा जॉइंट जो मूवमेंट है, थाई जॉइंट है, वो पूरा उसके ऊपर स्ट्रेचिंग पूरी हो, उस हिसाब से वॉक करना, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो, बस जिससे बॉडी कंफर्टेबल शरीर को लाए। एक तो ये अभ्यास ध्यान रखना है। और दूसरा बाकी व्यक्ति की हेल्थ पे निर्भर करता है। यदि कोई बच्चा है वो रनिंग कर सकता है, कोई युवा है वो भी कर सकता है, लेकिन जो वृद्ध है
वो जो केवल चलने का ही काम जी। करे वो। सर वृद्ध की आपने बात की और कई जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, और कहा यह जाता है कि हमारे बुज़ुर्ग ही हमारी कहीं ना कहीं हमारा अभिमान है, और कई बुज़ुर्गों को ये दिक्कत रहती है कि उनके जो घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो जाती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम गठिया भी कहते हैं हिंदी में, वो हो जाता है। तो उनको आप क्या सलाह देंगे? और हिमाचल की अगर हम बात करें तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि कई बार सीधी सड़क या फिर आपको सीधा ग्राउंड नहीं मिल सकता, तो क्या इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप वॉक पे जाएं तो आप सीधे ग्राउंड पे या सीधी सड़क पे ही चलें, मतलब वो इंक्लाइन या डिक्लाइन, मतलब चढ़ाई या उतराई पे ना आप चलें, ऐसा भी कुछ ध्यान रखना है हमें? तो ये कि उतराई में ज़्यादा ना जाए, सीधे में ज़्यादा चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ वो घर बैठे ही कुछ योगिक अभ्यास है वो क्या कर सकते हैं जी। कुछ सूक्ष्म व्यायाम है वो करके दिखाएंगे जी। तो सबसे पहले अगर ये ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो टांगे उसमें सीधी रख दीजिए, एक टांग सीधी रख दीजिए, एक टांग पीछे को मोड़ दीजिए जी, पीछे की तरफ। हाँ, ये घुटना आगे से मोड़ दीजिए, आगे से पैरों को आगे से भी मोड़ दिए, दूसरे जो टांग सीधी है उसको। हाँ, बस इस तरह से जैसे इनको दिखाया जा रहा है, दोनों हाथ घुटनों पर रख दिए। इस तरह से बैठेंगे तो आराम से जॉइंट की जो मूवमेंट है, दो थाई जॉइंट है, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट है दोनों जी। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा हमारी इन हाउस योग इंस्ट्रक्टर निशा जी से कि एक बार वो फिर से करके बताएं ताकि हमारे दर्शक अच्छे ढंग से उसको समझ सकें। दूसरी तरफ बदल दे, जो किसी अभ्यास में नहीं बैठ सकते तो इस तरह से आराम से बैठेंगे। इससे क्या कमर संबंधी जो प्रॉब्लम है, जो भी कमर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। खासकर जो हिप जॉइंट है वो जब स्टिफ हो जाता है तो उसकी स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए सबसे उत्तम अभ्यास है। और नी प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसमें सहायता मिलती है। इसके बाद इस दोनों को लेग्स को सीधा कर दीजिए, लेट जाएंगे आप, करेंगे सर्वोत्तान या लेटकर ताड़ासन का अभ्यास जी। इसमें पूरे शरीर को पहले स्ट्रेच करना है, ऊपर को दोनों हथेलियां ऊपर मिला दीजिए, आप स्ट्रेच कीजिए पूरे शरीर को, भुजाओं को ऊपर खींचिए और पैरों को नीचे को खींचिए जी। तो एक पूरे शरीर नाभि से ऊपर और नीचे खींचा हुआ है। इसको 2-3 बार जितना आपकी व्यक्ति की क्षमता उसके अनुसार वो करते रहे। दूसरा अभ्यास है, और सर इसको रिपीट भी करना है, कितनी बार रिपीट करना है? इसको 3 से 5 बार रिपीट करें, शरीर व्यक्ति की जितनी क्षमता उसके अनुसार बस। अगला है पग चालन, दोनों पैरों को क्रॉस कर दीजिए, उनको 2 हिला दीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड जी, जितना भी। और इसी तरह से इसको बदल कर दूसरे पैर से भी कर दीजिए जी। और सर मुझे लग रहा है जो दर्शक हमें देख भी रहे होंगे ये काफी इजी करने के हैं, बिल्कुल इजी है, मतलब ज्यादा मुश्किल या कठिन आसन नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर सकते वो भी इसको अभ्यास को कर सकते हैं। पग चालन, ओके, रिलैक्स। दूसरा अगले जानु प्रसार, घुटने के ऊपर रखिए, पंजे ऐसे रखेंगे और नीचे की ओर हल्का सा थोड़ा सा प्रेस करना, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 3 से 5 बार या जितना आपके पास समय है, समय के अनुसार अगर कम समय है तो 3 बार ज़रूर रिपीट करें, और ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय कर सकते। किसी छुट्टी वाले दिन है तो उस दिन ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। और सर हम ये देख रहे हैं कि घर के अंदर भी ये अभ्यास किया जा सकता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जैसे किसी ग्राउंड में जाके करना है। जैसे वॉक करके आते हैं बाहर से तो घर में जाके इनको करेंगे, इससे क्या कि बॉडी की जॉइंट मूवमेंट भी हो जाती है और रिलैक्सेशन भी शरीर को मिलती है। अगला है नाभि चालन, दोनों हथेलियाँ थोड़ा साइड में और के हिप्स के ही मूवमेंट करनी है जी। तो लेफ्ट और राइट साइड। और सर इन आसनों से क्या क्या फायदे होते हैं? इससे देखिए, इससे शरीर की जो स्पाइन की जो मूवमेंट है, इसमें अब फुट से लेकर नीचे थाइस, फिर उसके बाद स्पाइन की मूवमेंट हो गई तो स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो भी इससे ठीक होती है, या कमर में किसी तरह की अगर पेन है वो भी रिलीज हो जाती है जी। अगला अभ्यास बाल मचलन का अभ्यास करेंगे, हल्का सा इस तरह से जैसे छोटे बच्चे करते हैं जी। तो इससे क्या है कि हमारे जो जॉइंट की है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, इनका मसाज होती है। और साथ ही साथ सांस को कोशिश करें बाहर रोक के रखें, तब ज़्यादा अच्छा होता है। अगर नहीं रोक सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए इसमें जी। और सर हम देख रहे हैं जो हमारे इन हाउस योग ट्रेनर है निशा जी, वो बहुत ही अच्छा करके दिखा रही हैं। और अगर
लोग रेगुलर अभ्यास करें तो कहीं ना कहीं निशा जी की तरह हम सब फिट हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि सर आज की डेट में लोगों को मोटापा और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कहीं ना कहीं हम जब एक्टिव नहीं रहते, हम योगा नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम खाना अच्छा नहीं खाते, तो ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमें लग जाती हैं। तो इसके बाद सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। शवासन में लेटने के बाद कुछ देर विश्राम करेंगे शवासन, फिर आप सिटिंग पोजीशन में आएंगे। आप करेंगे थोड़ा स्कंद चालन का अभ्यास। शोल्डर की मूवमेंट, बाय शोल्डर की मूवमेंट करेंगे। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग संबंधी जो प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है जिनको उसकी दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ सर्वाइकल प्रॉब्लम के कारण भी जो शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं तो उसमें भी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जी। और सर सर्वाइकल का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से सर्वाइकल हो रहा है? एक जो लाइफस्टाइल है आगे कर झुक कर करने वाला अभ्यास है कि वही हम करते रहते हैं, लेकिन बॉडी क्या मांगती है, जो सारी मूवमेंट है पीछे की ओर मूवमेंट भी मांगती है, साइड मूवमेंट भी मांगती है। तो अगर ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो काम अगर लंबे समय तक आगे की ओर झुककर काम करें तो कुछ समय के बाद उसको रेस्ट देने के लिए पीछे की ओर थोड़ा सा झुकने का अभ्यास करें। और साथ ही साथ शोल्डर की और नी आर्म्स की, एल्बो की अगर स्टिफनेस है स्पाइन की तो उसको रिलीज करने का प्रयास करें। तो वो उसी के लिए ये बताया ताकि लोग काम के दौरान भी इन अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा और निशा जी ने हमें करके भी दिखाया कि किस प्रकार से सर्वाइकल में ये जो योगासन है वो फायदेमंद हो सकता है। तो सर ये योगासन क्या आप सुबह शाम भी कर सकते हैं या फिर जो भी आप कंटिन्यूटी में योगासन बता रहे हैं उसी के साथ आप? तो ये इनको शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तो ये कि खाली पेट हो शाम को 3 घंटे के बाद कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। अगला है नाड़ी चालन। नाड़ी चालन में कि कमर संबंधी जिनको मोटापा है, स्थूलता बहुत ज़्यादा है, उसके दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दे अपनी क्षमता अनुसार, जितने भी आप खोल सकते हैं। अब आप लेफ़्ट साइड से राइट पंजा और राइट साइड से लेफ़्ट पंजा, इसको आप छूने का प्रयास करेंगे जी। बस ये नाड़ी चालन का अभ्यास। रिलैक्स छोड़ दीजिए। बस इसी तरह से कुछ देर रुक जाए, फिर दोबारा से 2 या 3 बार व्यक्ति रिपीट कर सकता है जैसे आपके पास। और सर इसमें कोई सावधानियां भी बरतनी चाहिए? उसमें यह है कि जितने व्यक्ति अपनी की शरीर की क्षमता है वो ध्यान में रखनी है। टांगे उतनी ही खोले जितनी शरीर की क्षमता है और उतनी ही मूवमेंट करिए जितनी आसानी से बॉडी अलाउ करती है। और वो रिदम भी उतना ही रखा है, बहुत फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो भी नहीं करना है जी। मतलब रिदम पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है और काफ़ी आराम से, ऐसा ना हो कि आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कहीं आपको फ़ायदे के बदले नुकसान ही हो जाए, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सर ये जो योगासन अभी हम देख रहे हैं टीवी पे और इन हमारी नवस योग ट्रेनर निशा जी करके बता रही है, तो इसके लिए भी क्या आपको खाली पेट रहना ज़रूरी है? हाँ जी, ये खाली पेट ही सुबह, तभी सुबह आप करेंगे तो खाली पेट सुबह करेंगे, शाम को 3 या 4 घंटे के बाद अभ्यास करेंगे तो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि खान पान का भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि शरद ऋतु का जो समय है उसमें जो हमारा स्वास्थ्य है मध्यम रहता है जी। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो सीजनेबल हमारे फ्रूट्स है जिस उन्हीं का अभ्यास करें, जो सात्विक आहार है वो लें। और अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टर की सलाह लें कि जो प्रिस्क्राइब कर सके उसी डाइट को फॉलो करें। और जो ऐसा आहार ना लें जो इस मौसम में ना लिया जाए, जो विरुद्ध आहार है उस आहार को अवॉइड करना है जी। सर आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था, खासकर सर्दियों की जब हम बात करते हैं, आपने अस्थमा के बारे में बता दिया, आपने मोटापे के बारे में बता दिया, आपने जो भी हमारे ENT जिसको हम कहते हैं ईयर नोज़ थ्रोट के बारे में भी बताया। और जब हम बात करते हैं अपने घुटनों की, सर आपने एक आध आसन भी बताया, पर घुटने में जिनको इश्यूज़ हैं या एल्बो जॉइंट्स में या कहीं भी शरीर में जॉइंट्स में जो इशू हैं सर्दियों में थोड़ी सी वो एग्रीवेट हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है वो समस्या, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसी डाइट रखनी चाहिए? और योगासन तो आपने एक बताया, और उसके अलावा क्या परहेज़ रखना चाहिए? देखिए घुटनों के लिए सबसे कुछ अभ्यास है। एक तो आप लेट के दिखाएं घुटनों के लिए कुछ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एक टांग से करके दिखाइए, थोड़ा सा हल्का सा इसको ऊपर उठाइए जी। बस इसको दोनों हाथों को बाहर से ग्रिप बनाइए। जिनको नी प्रॉब्लम है काफ के ऊपर रखे, बस इतना थोड़ा रोक कर रखें। और श्वास प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल रखें और श्वास बाहर निकालते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है वो इसको सिर ना उठाएं।
तो इस आसन का अभ्यास करते रहेंगे तो नी संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी सी रिलीफ उसको मिलता है जी। दोनों तरफ से बारी बारी से रिपीट करें। तो इस आसन के अभ्यास से क्या है कि नी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रेशर पड़ता है। और साथ ही साथ जो प्राणायाम का अभ्यास है, तो प्राण क्रिया, क्योंकि श्वास को बाहर रोक कर इसमें आना है, उसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। तो शरीर के लिए प्राण वायु इसलिए कहा जाए कि बाहरी अगर ऐसे स्थान में करें जहाँ तो फ्रेश एयर आपको वहाँ मिले, तो वो चाहे घर में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल के रखें, अगर ये बाहर ग्राउंड में कर रहे हैं तो उसके लिए उसमें भी हेल्प रहता है। तो हमारे ऑक्सीजन इनटेक की जो कैपेसिटी इससे इम्प्रूव होती है। तो इस आसन के अभ्यास से, क्योंकि जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इम्प्रूव करता है और सर्कुलेट होता है। तो जो दोनों से कर सकते हैं, उसके बाद जो बिगनर है वो एक एक से करे, लेकिन जब उनका अभ्यास अच्छा हो जाए तो दोनों लेग्स से भी आसानी से किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ तो जो जिनको नी की प्रॉब्लम है, एक तो वो वॉक करे, ये इस आसन का अभ्यास करे। और अब आप लेट कर जाएंगे, मकरासन में आइए जी, मकरासन में आ जाए। जी। और सब मकरासन में आने के बाद क्या है कि इस अब हम दोनों पैरों को खोल के रख दिया है, दोनों एल्बो मिली हुई है, एल्बो हथेलियां एल्बो के ऊपर फोरहेड रखिए जी। अब इस पोजीशन में विश्राम करने के बाद कुछ टांगों को मिला दीजिए। अब घुटनों को ऊपर, पंजों को ऊपर नीचे हिलाइए, बिल्कुल आराम से मिलाए, आराम से जी। तो जो जिनको नी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल इस अभ्यास को करते रहेंगे। साथ ही साथ वो पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं जी, और वॉकिंग का। तो ये अभ्यास अगर करेंगे नी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यास अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब, कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग रेकमेंड करते हैं और मालिश करते हैं घुटनों की या जॉइंट्स की, और मालिश से क्या सच में फ़ायदा होता है? मतलब कोई भी घर पे मालिश कर सकता है, या कहीं ना कहीं आप पंचकर्म में जाके अगर आपको मालिश करवानी है या अपने घुटने का कुछ उस प्रकार की ट्रीटमेंट करानी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी? ये मालिश बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि मालिश ज़रूरी है। आप कोई भी ये कर सकता है, और किसी भी सरसों के तेल से, सर्दियों में जो गर्म तासीर वाला तेल होना चाहिए, सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे करिए, तो नी की करिए, पूरी बॉडी की जितने भी जॉइंट है बहुत शरीर में, सभी का अभ्यास के लिए मालिश ज़रूरी है जी। मालिश से जो है, क्योंकि वात, अगर सर्दियों में वात का प्रकोप होता है तो उसको शमन करने के लिए जो है मालिश, जो तेल का अभ्यास है बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वो स्किन को टोन अप करता है, उसको स्ट्रेंथ उसकी इम्प्रूव करवाता है, और साथ ही साथ जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उससे इम्प्रूव होती है जी। और मसल्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी उससे इम्प्रूव होती है जी। और डॉक्टर साहब, डाइट के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम जब बात करते हैं गर्मियों की, हम बात करते हैं बरसातों की, तो हम देखते हैं कि डाइटरी चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब सर्दियां आ रही हैं और सर्दियां आने वाली हैं, तो हमें डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी अवॉइड करें हम, तो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर होगा? तो डाइट के लिए है कि जो सर्दियों में जो अनाज सर्दियों के लिए पैदा होता है, तो वो अनाज सबसे उत्तम होता है डाइट के, जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है ना। आज के जैसे मक्की के है, मक्की हो जाएगी तो मक्की का हो गया जी। तो साथ रागी है, तो ये जैसा आज का जो मिलेट का जो ईयर बना रहे हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि जिस जगह में जो पैदावार होती है उस क्लाइमेट के लिए वही सूटेबल होती है। तो इसलिए हिमाचल में भी जो हमारा क्लाइमेट का जो भी सर्दियों में जो अनाज पैदा होता है, वो सबसे पहले तो उसी को अगर ग्रहण करेंगे, शरीर अपने आप ही वो ठीक है, क्योंकि वो भी मेडिसिन का काम करता है। और दूसरे सीजनेबल फ्रूट है, जो सीज़न में जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल है, जो सीज़न की है वो ले। जो ऐसा सीज़न ऐसा ना लें कि जो फ्रिज करके रखा हुआ है, कहीं ऐसा रखा है, स्टोर करके रखा है, तो उसको कम से कम अवॉइड करें, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरा, साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाइए। वो जो प्रिस्क्राइब करता है वो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो शरीर है वो अलग अलग वात, पित्त और कफ प्रकृति का होता है, और जब वो उसकी जांच की जाती है उसके अनुसार उसकी डाइट भी होती है। और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि जब व्यक्ति कोई आहार लेता है
जी। तो संतुलित आहार उसमें होना चाहिए। जी तो जी डॉक्टर रंजन जी और हमारी जो इन हाउस योग ट्रेनर है निशा जी, हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और ख़ासकर शरद ऋतु की जब हम बात करते हैं, विंटर्स आने वाले, उसमें कौन कौन से योगाभ्यास हमें करने चाहिए वो आपने हमें करके दिखाया, और कहीं ना कहीं मैं और हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित होंगे। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज के योग और जीवन कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।